क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते और सुनते आ रहे हैं, और कह तो ये रहे कि ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। कितनी बात सुन में आई? मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास साउंड। आज दूसरा लेक्चर करेंगे। कल हम लोगों ने एक लेक्चर किया है, आज दूसरा लेक्चर करेंगे। देखते हैं क्या है आगे, जो हम लोगों ने कर लिया उसके आगे का बताने जा रहे हैं हम। ठीक है ना? तो कल तक हम लोग कर रहे थे, बताया था कि जो वेव होता है दो तरह के होते हैं। एक है ट्रांसवर्सल वेव, एक होता लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स को दोनों को हमने बना के दिखाया था। आगे हम लोग चलते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ वेव करते हैं। ठीक है? तो करैक्टरिस्टिक ऑफ वेव जिसमें हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड है, एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस है, ये सब बहुत सारी बातें हैं। इन्हें हम जानना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है? तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और वो जो ट्रांसवर्सल वेव होता है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमने दिखाया था। वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में दिखाया था कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन से वेव प्रोपगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ट्रांसवर्सल वेव जो है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में जाता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कहती बात सुनने तो क्या बताया कि अगर हम लोग ये सब टर्मिनोलॉजी जो हम बता रहे थे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टर्मिनोलॉजी को अगर देखना चाहते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में उतना अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते जितना कि हम लोग ट्रांसवर्सल वेव में उसको समझ सकते हैं। तो इन सब टर्म्स को समझने के लिए हम लोग ट्रांसवर्सल वेव यूज़ करने जा रहे हैं। लेकिन ये सेम टर्म्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी आता है। ठीक है? तो हम लोग करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना? टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना? कुछ टर्म्स करेंगे ये, और उसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रांसवर्सल वेव का यूज़ करेंगे। तो ये हम लोगों ने ट्रांसवर्सल वेव ले लिया। ठीक है ना? ये ट्रांसवर्सल वेव हो गया। इसे कहते हैं हम लोग क्रेस्ट, और इसे कहते हैं हम लोग ट्रफ। ठीक है ना? ये वेव इधर से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। सबसे पहला जो हम लोग का टर्म लेते हैं, एम्पलीट्यूड। दिख रहा है पीछे? एम्पलीट्यूड, इसे ए से दिखाते हैं। क्या बताया कि कोई वेव जैसे चल रहा है तो ये जो है ना मीन पोजीशन कहलाता है। ये एक्सिस क्या कहलाता है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। और जब ये मीन पोजीशन से एक पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है, जैसे हमने बताया था ना कि एक मीडियम का पार्टिकल होता है जो अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, और एक होता है वेव। तो वेव तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मगर पार्टिकल अपनी जगह से नहीं जाता, अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहता है। तो ये जो मीन पोजीशन है, इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं पार्टिकल को, मीन पोजीशन को, तो ये ले लेते हैं हम लोग एक पेंडुलम। क्या ले लिया? पेंडुलम। ये इसको हम लोग बोलते हैं बोब। ठीक है ना? बोब बोलते हैं, या बॉडी बोल देते हैं, चलो इसको हटा दो। ये जो है ना पेंडुलम है ये, और ये जब इसको हम लोग एक तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना? ये यहाँ जाके फिर रुक जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ये वापस यहीं आ जाएगा, फिर ये वापस आके इधर जाएगा। ये कितनी बात सुन में? और फिर ये वापस आके फिर यहीं आ जाएगा। कितनी बात सुन में? ये इस तरह से। तो क्या समझ में आया कि जैसे हम लोग अपने गांव देहात में झूला झूलते हैं, देखा है, दरख्त में डाली में बांध देते रस्सी पे, और रस्सी में पट्टी बांध देते हैं, फिर उस पर बैठ कर झूला, एक आदमी आता धक्का मारता, हम ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं।
ऐसे ये पेंडुलम है जो घड़ी में भी लटका होता है, पट का दंड ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो ये पेंडुलम है। तो ये हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। और ये जब मीन से जा रहा होता है इधर की तरफ तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल किनारे वाला। फिर यहाँ जाके रुक जाता है, क्योंकि जब ये मीन से एक्सट्रीम पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी घटते जाते हैं। मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा तो वेलोसिटी घटते जाता है, और फिर ये एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। ये राइट हैंड साइड में हो गया, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही होता है। मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वेलोसिटी घटता रहेगा, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और ये जो है ये हमारा बिल्कुल निचला पोजीशन है, ये सबसे निचला हिस्सा है। इसके बाद जो ना बॉब ऐसे उठते चला जाता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है ना। दोनों तरफ इसके हाइट अगर देखेंगे तो बढ़ते जाता है। तो बताया क्या क्या, मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसको हम समझा रहे सेम चीज़ यहाँ पे भी यही होता है। ये मीन पोजीशन से जैसे यहाँ पे है ये, ठीक है ना, यहाँ पे है ये। जब ये एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुँच गया, ये एक्सट्रीम पे पहुँच गया, ये बिल्कुल ये एंड पे आ गया, ठीक है। फिर जब ये इधर से लौटेगा तो ये लौटने लगा, ये ठीक है, ये लौट रहा है, ये तो ये लौट रहा लौट रहा लौट रहा लौट रहा, फिर यहाँ आ गया, यानी ये लौटते 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 फिर यहाँ आ गया मीन पोजीशन पे। फिर दूसरे साइड में एक्सट्रीम पे जाएगा तो ये दूसरे साइड के एक्सट्रीम पे जा रहा है, ये जाते 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 ये यहाँ पे दूसरे साइड के एक्सट्रीम पे पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। फिर लौट के जब आएगा तो फिर ये लौटने लगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ वापस लौट के आ गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक, हाँ, वन ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे। कितनी बात सुन में। तो एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, देख रहे ना ये, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम दूरी है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसको हम लोग डेफिनेशन देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस of the particle from the mean position, is called amplitude, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा दूरी होता है, ठीक है ना। आगे बताया क्या, यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं ये, तो एक क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट है ना ये, या फिर ये ट्रफ था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रफ, ठीक है ना, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो उसे कह सकते हैं, या ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस जो है इसे भी वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ अगला टर्म है, वेवलेंथ। ठीक है ना। इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या डेफिनेशन देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, is called wavelength। इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। दो कंसेक्यूटिव यानी यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक लगातार, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक चले यहाँ जाके बोलें। दो लगातार जो क्रेस्ट आते हैं या जो दो लगातार ट्रफ आते हैं
उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ कहलाता है। कितनी बात सुन में आई? आगे चलते हैं। आगे दे रखा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। इसका नोटेशन ऐसा होता है न्यू। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। जैसे हम लोगों ने बताया था, देखो ये यहाँ से गया वापस आया, फिर इधर गया वापस आया, ये एक ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से चला यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर मीन पे आया, मीन पे आ गया, फिर ये मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे इधर गया, फिर ये एक ऑसिलेशन हो गया ये, ठीक है ना, ये एक ऑसिलेशन हुआ। इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड नेक्स्ट वाले में बता देते हैं। पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूँ तो फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी बोला क्या? जैसे बहुत सारे म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ, गिटार होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ये वायर होते हैं ऐसे, अगर हम उसको एक बार ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना तो हल्का सा बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। तो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करेगा? कितनी दफ़ा? हाँ, ऑसिलेट करेगा, मतलब ये ऐसा 1, फिर ऐसा 2, ऐसा 3, यानी ये ऐसा कितनी दफ़ा करेगा ऑसिलेशन, कितनी दफ़ा होगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या बोला? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/T, ये रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी जो ना टाइम के साथ, ये कैपिटल T टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ ये रिलेशन होता है। इसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। ये सेकेंड, ये नीचे टाइम है ना, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो 1/सेकेंड आता है। सेकेंड को ऊपर है तो सेकेंड पे माइनस का पावर लगता है, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वेव से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे काम किया है। नाम है उसका रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना, रुडोल्फ हर्ट्ज। ये रखा हर्ट्ज, ये 1857 की बात है, ठीक है ना। ये उस वक्त पैदा हुए हैं रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इन्होंने वेव से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे काम किया है, जैसे रेडियो वेव, या टेलीविज़न है, या टेलीग्राफ है, या फिर ये टेलीग्राम है, ठीक है ना। इस तरह के जो वेव के रिलेटेड बहुत सारे डिवाइसेस पहले आए हैं, उन पे बहुत काम किया है। इवन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी काम किया है। ये आप लोग पता नहीं, लेकिन हम बताएंगे बाद में, बड़े क्लास में आता है, उन पे भी काम किया है। तो उनके नाम को बचाने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये पर सेकंड तो होता ही है, लेकिन उनके नाम से भी रख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ भी होता है, HERTZ, हर्ट्ज़। और रुडोल्फ हर्ट्ज़ है ना वो, तो वहाँ से हर्ट्ज़ ले लिया गया। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है हर्ट्ज़ भी कहलाता, पर सेकंड भी कहलाता है। ये जो हर्ट्ज़ हैं, इन्होंने किस किस पे काम किया है? वो हर्ट्ज़ वर्क ऑन रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीग्राम और टेलीविज़न
इन पे सब काम किया, बहुत सारे टॉपिक पे काम किया है। और also worked on photoelectric इफेक्ट, ठीक है ना। ये बड़े क्लास में है, मैं इसको समझाऊंगा बाद में। अभी तो इन सब टॉपिक पे इन्होंने काम किया, हर्ट्ज ने, बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका, तो उनके नाम पे रखा है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं फर्ट्स का यूनिट जो होता है न्यूटन है, वैसे फर्ट्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन क्यों रखा? क्योंकि न्यूटन ने मोशन से, फोर्स से, एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे काम किया है, तो इसीलिए उसके नाम से फोर्स का यूनिट न्यूटन भी रख दिया गया। अब जैसे होता है ना कि इस मोहल्ले का, इस गली का क्या नाम है, तो भाई वो नाम है साबिर अली, गली नंबर 3 साबरी गली। भाई साबरी गली क्यों कर दिया? क्योंकि ये गली में रहते थे और बहुत सारा काम इन्होंने गली को बनाने में, डेवलपमेंट कराने में इस एरिया को। अब दिल्ली में जाओगे तो औरंगजेब रोड है, ठीक है ना, मौलाना आज़ाद रोड है। कलकत्ते में भी जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग जो भी जाओगे तो बहुत सारे लोगों के नाम से रोड है। क्यों है? क्योंकि वो एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, तो उनको नाम के बचा रहने के लिए उनके नाम से रोड का नाम रख दिया। ऐसा थोड़ी है कि वो रोड पे रहते हैं या कबर उनके रोड पे है या उनके बाप ने बनाई है बैठ, लेकिन हाँ वो बड़े थे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके हिसाब से उनके नाम को बचा रहे, लोग जाने नाम से, तो वो बोर्ड पे लिख देते ये नाम। ऐसे ही हर्ट्स का भी नाम है। देखो आज जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे ही हर्ट्स भी है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया, 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग का क्या होता है, जैसे हार्ट बीट, ठीक है ना, हार्ट बीट कितना होता है? 1 सेकंड में, हाँ 1 सेकंड में, 1 मिनट में बताओ। 1 मिनट में 72 72 होता है। जैसे स्टैंडर्ड बोलते हैं तो 1 मिनट में 72 बार बीट्स करता है, ठीक है ना। तो 72 क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट में लेते हैं। अगर 1 सेकंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करता है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है। अभी आगे और बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यूनिट है इसका हर्ट्ज पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ ये रिलेशन है। मिटा देते हैं इसको। आगे दे रखा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या दे रखा? ये टाइम पीरियड, ठीक है ना। इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं। यहाँ से जैसे मीन से एक्सट्रीम गया, यहाँ से यहाँ गया, एक्सट्रीम से मीन आया, वापस आया, फिर दूसरे साइड में एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया। इसमें इतने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation is known as टाइम पीरियड, ठीक है ना। एक ऑसिलेशन में के लिए कितना टाइम लगता है, वही टाइम पीरियड कलर टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि जैसे स्पीड निकालना चाहते हैं, स्पीड का अगला जो दे रखा है स्पीड ऑफ वेव की स्पीड कितना होता है। अब बताया कि एक जो है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जब एक ऑसिलेशन करेगा तो पार्टिकल कितना दूर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये भी वेवलेंथ कहलाता है। क्या वेवलेंथ? ये भी कहलाता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी वेवलेंथ कहते हैं, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं, इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। अगर मान लो एक बॉडी जो है या एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड में 10 दफ़ा ऑसिलेट करता है, कितना? 10। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10। 1 सेकेंड में 10 दफ़ा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गया। अच्छा, एक बार जब ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 बार करेगा तो फिर इतना डिस्टेंस, 3 बार करेगा तो फिर उतना डिस्टेंस, तो 10 दफ़ा करेगा तो क्या करेंगे, एक जो वेवलेंथ है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 सेकेंड में कितना दूर चला गया, वो डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड हो जाता है। तो स्पीड ऑफ वेव होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड
by a wave in 1 second। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस एक वेव जाएगा, वही हमारा स्पीड ऑफ वेव कहलाता है। और स्पीड ऑफ वेव का एक फार्मूला दे रखा लैम्डा इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ में एक डिस्टेंस होता है। जैसे वेवलेंथ यहाँ से एक डिस्टेंस हो गया, एक ऑसिलेशन में इतना डिस्टेंस गया, अगर 10 दफ़ा ऑसिलेट करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई तो उतना डिस्टेंस चला गया। तो ये हमारा फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/t भी लेते हैं हम लोग। अभी फार्मूला लिखा था ना, तो लैम्डा बाई टी आ जाएगा ऐसे। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुनिए, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का ये हमारा फार्मूला आ गया। आगे चले, जो वेव है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी बदलता रहता है, ये हमने बताया था ना। ये अब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे बदलता रहता है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इतना समझ में आया। ये कुछ टर्म्स हैं जो कॉमनली यूज़ होंगे, अभी आगे चलेंगे तो ठीक है। आगे चले हम लोग, इसे मिटा दे। ये जो हम लोगों ने किया था, जैसे एक पेंडुलम लिया था और ये इसका बॉब है, ये इसका मीन पोजीशन है। अभी हमने बनाया था ग्राफ, इससे हम लोग, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ठीक है ना। और ये फिर वापस यहाँ पे आएगा, ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। इसको अगर हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ग्राफ से दिखाते हैं ये, तो ये हमारा मीन पोजीशन है, यहाँ से एक्सट्रीम पे यहाँ गया और फिर ये यहाँ से वापस जब लौटता है तो ये लौट के यहाँ आ गया, फिर ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाता है ये, तो ये दूसरे एक्सट्रीम यानी नीचे की तरफ चला गया और फिर लौट के ये वापस आ जाएगा, तो ये लौट के फिर वापस आ गया इस तरह से। कितनी बात सुनी। तो ये एक ऑसिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। कितनी बात सुनी। ये जो पार्टिकल है, यही जैसे ये पार्टिकल है ना, ये मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ गया, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है ये, ठीक है ना। ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। ये जो होता है ये ऐसे ही है, जैसे ये यहाँ से वहाँ गया, टकरा गया, अपना जो डिस्टर्बेंस था वो दूसरे को दे दिया, अब वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो वो डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, पार्टिकल नहीं जा रहा। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ये। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इनका देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जैसे जैसे जाते हैं यहाँ स्पीड, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ मीन लिखते हैं और यहाँ पे एक्सट्रीम लिखते हैं, और जो जो चेंज हो रहा है वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो जब मीन पे होता है तो इसका जो हाइट है, ये यहाँ से हाइट जो है ना बिल्कुल ज़ीरो होता है यहाँ से, और जब हाइट ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब हाइट यहाँ तो ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, वो अभी आगे बताते हैं। जब ये यहाँ पे है, जब ये जा रहा होगा आगे पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। भाई घटेगा भाई, झूले पे जब झूलोगे तो बीच में ज़्यादा होगा, फिर जैसे जैसे उधर जा ऊपर की तरफ बढ़ोगे कम होता जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, फिर वो लौट के आता है वो। कितनी बात सुनी। तो वहाँ पे जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा, और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। v स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हम दिखा रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। ये थोड़ा सा हम उनके लिए बता रहे हैं जो लोग नीट जेई के लिए फाउंडेशन लेंगे, वो जो लोग जामिया में जाकर डिप्लोमा देंगे, वो जो लोग एएमयू जामिया के लिए एस्पिरेंट है,
ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा ये अलग से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मगर ये टॉपिक यहाँ पे है वेव ऑसिलेशन का। तो ये चीज़ें बारीकी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आगे चले, ये पार्टिकल के मोशन से बता रहा हूँ, वेव का नहीं। वेव का तो वेलोसिटी जाता रहता है, पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहता है उसके क्या क्या करेक्टर है वो बता रहे हैं। कितनी बात सुन में? तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना था? 0। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है? क्योंकि इसका हाइट जो है ना 0 है, यहाँ पे जो हाइट है ये h वो 0 है। लेकिन ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे ये जो हाइट, ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हुआ है, तो इस पोजीशन पे एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी mgh मैक्सिमम है। काइनेटिक तो 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। अब जब देखिए यहाँ से जब लौट के आ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। और फिर जब ये इधर जाने लगेगा तो फिर वेलोसिटी घटने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कितना? मीन पोजीशन पे। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। कितनी बात समझे? यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट मैक्सिमम है। यानी कि क्या बता रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे जब आते हैं तो यहाँ पे हाइट 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। ये दिख रहा है देखो पीछे वाले बच्चों को, ठीक है ना? ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। थोड़ा घुमा दो, ये इधर किनारे है, ठीक है ना? आगे चले हम लोग। अब देखो वेलोसिटी तो समझ में आ गया ना, यह वेलोसिटी। तो हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट लेते हैं। जब हम लोग मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं वेलोसिटी घटता है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे वेलोसिटी घटता है। वेलोसिटी डिक्रीजेस when moving from mean to extreme, ठीक है ना? मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी घटता है, और वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा का मतलब यह है कि एक्सट्रीम की से मीन की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं वो और वाइस वर्सा, ठीक है ना? उल्टा उसी को बोलना है। कितनी बात सुन में? अब बताया क्या कि ये जो पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन में जब वाइब्रेट करता है तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, पार्टिकल का वाइब्रेशन को। ये अपने मीन पोजीशन, देखो ये एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे ऐसे अपने मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, और अपने डिस्टर्बेंस को नेक्स्ट वाले को दे देता है, फिर नेक्स्ट वाला भी वाइब्रेट करता है, फिर अपने नेक्स्ट को देता है, ऐसे ही ये चलता रहता है। कितनी बात सुनी? तो जो पार्टिकल का जो मोशन है ये मीन पोजीशन पे, उसको हम लोग इस पेंडुलम के मोशन से दिखा सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, कहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। और इस पेंडुलम के एक ऑसिलेशन को हम लोग ट्रांसवर्सल वेव के टर्म में इस तरह दिखा सकते हैं। लेकिन अब हम लोग अगर साउंड जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं, साउंड चैप्टर के अंदर में, तो साउंड तो इस तरह से वो चलता नहीं है, साउंड तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन चलता हुआ एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना? तो उसमें जो है ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना? अब इसमें ये है ना रेयरफेक्शन कहला रहा है, जैसे ये रेयरफेक्शन है ये वाला सेक्शन, और ये कंप्रेशन है। तो इस कंप्रेशन में हम लोग फिर एम्पलीट्यूड कैसे दिखाएंगे?
या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाएंगे, तो इससे हम लोग डायरेक्ट इन सब टर्म्स को नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ उन सब टर्म्स को हम लोग ट्रांसवर्सल वेव से समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे टर्म जो ट्रांसवर्सल वेव से निकाल रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, ये सब इसमें अप्लाई है। तो अब जो साउंड के जो स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह से डिफाइन करते हैं। कहती बात सुन में। और ये जो कुछ करेक्टरिस्टिक है मीन पोजीशन का, एक्सट्रीम पोजीशन का, ये मैं लिख दिया, ठीक है। कभी भी पूछ सकता है, मान लो एक बार बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे। तो ये कंसेप्ट से हम लोग बता सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या एम्पलीट्यूड, हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जिसको बोल रहे हैं डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इससे समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ का वेवलेंथ के टर्म में बता दिया, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करते हैं हम लोग, आगे दे रखा है। और इसके आगे बढ़ेंगे तो जो साउंड है वो बहुत तरह के लॉस को फॉलो करता है। जैसे बताया क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख ले, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे साउंड का करेक्टरिस्टिक चेंज होते रहता है, और साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। अब जैसे साउंड का स्पीड एयर में कितना है, साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है, कल हमने बताया था लगभग 344, 40 भी बोल सकते, 340, 42, 43, 45 कुछ भी बोलो, 340 के रेंज में स्पीड ऑफ साउंड होता है। 340 मीटर पर सेकेंड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एयर में है। क्या एयर में। अगर वाटर में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाता है, वाटर में स्पीड ज़्यादा है। और अगर सॉलिड के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी स्पीड ज़्यादा है। कितनी बात सुने, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और एयर में बहुत ही कम होता है। क्या समझ में आया, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम के डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्पीड ऑफ साउंड एयर में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा वाटर में होता है, उससे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड is greater than speed of sound in liquid, is greater than speed of sound in air, air और गैस। इस तरह से आता है इसमें। जैसे इसमें कुछ मीडियम का स्पीड दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में ही दे रखा है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया। ये अलग अलग मीडियम में जैसे दे रखा है ये, कि जैसे सॉलिड है, स्पीड ऑफ साउंड जो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ये सॉलिड है, एल्युमिनियम है, ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, उसी में से एक चार्ट दिखा रहा हूँ कुछ के, बाकी आप लोग देख लेना। तो सबसे ऊपर दे रखा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की डेंसिटी ज़्यादा है और उसकी स्पीड दे रखा 6420 मीटर पर सेकेंड। निकल में दे रखा है 6040 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों सॉलिड था। ये ऐसी कुछ और सॉलिड दे रखा, उसका स्पीड देखिए। ऐसी वाटर में आया सी वाटर, सी वाटर के अंदर सॉल्ट बहुत होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो उसका स्पीड, उसमें स्पीड दे रखा 1531 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टिल वाटर जिसमें से बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ वो निकाल लेते हैं, पानी को फिल्टर कर देते हैं, उसमें कम है उससे स्पीड 1498 मीटर पर सेकेंड। ऐसी एयर में जब आते हैं तो इसकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का दे रखा 1284 मीटर पर सेकेंड। अब ये एयर में 346 दे रखा है, और भी लाइटर गैस होगा जिसकी डेंसिटी कम होगा उसमें और भी स्पीड कम है। तो ये कुछ हम लोगों ने जो ज़्यादा है, जैसे सॉलिड में ये सबसे ज़्यादा दे रखा है एनसीईआरटी के बुक में, लिक्विड में ये दे रखा, गैस में दे रखा, तो हमने ये बता दिया। ऐसी क्या बताया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग आमतौर पे क्या होता है कि मान लो एक ट्रेन आ रही है मगर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है ना, आवाज़
सुनाई नहीं दे रही है, ना ट्रेन दिखाई दे रही है। तो कैसे पता करेंगे ट्रेन आ रही है या ट्रेन जा रही है? तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक पे उतर के कान रखते हैं, लोहे वाला जो ट्रैक होता है ना, उस पर कान रख के देखेंगे आवाज़ आ रही है नहीं। आवाज़ अगर आ रही है कहीं ढिक 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 आवाज़ आएगी उसमें से, फिर थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। अगर उससे ज़्यादा आने लगा इसका मतलब ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, इसी तरफ आ रही है जहाँ हम हैं। और अगर आवाज़ कम होने लगा, पहले जितना सुना तो उससे अब कम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन के आने और जाने का हम लोग ऐसे तो एयर में सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन ट्रैक पे कान रख के हम लोग बता सकते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में कम होता है, बाकी सॉलिड में ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही बताया क्या कि अगर कंपेयर करें हम लोग स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट पे, कभी बादल गरजते देखा है? बादल जब बादल टकराते हैं तो गरजते हैं और फिर उससे बरसते भी हैं, बरसते भी हैं, गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। कितनी बात में, लेकिन क्या देखा कि पहले लाइट चमक जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसके आवाज़ आती है। तो आवाज़ बाद में क्यों आती है? क्योंकि प्रकाश का चाल ध्वनि के चाल से ज़्यादा है। ठीक है, तो बताया कि जो साउंड की जो स्पीड है वो कम है और लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो जब टकराते हैं तो लाइट जब बनता है, वो लाइट कैसे बनता है एक अलग प्रोसेस है बताने के लिए, लेकिन जब वो लाइट बनते हैं, चार जब टकराते हैं लाइट बनते हैं, तो लाइट 3 लाख की स्पीड से पहले चला आता है और साउंड की स्पीड कम होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद में हमें बादल के गरजने के सुनाई देता है, क्योंकि उसका स्पीड कम है और लाइट का स्पीड ज़्यादा है। तो लाइट के स्पीड की वजह से, डिफरेंस की वजह से हमें साउंड बाद में सुनाई देता है। और साउंड को सुनने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, कल बताया था ना, मीडियम का होना ज़रूरी है। बगैर मीडियम के साउंड सुनाई नहीं दे सकता है। कितनी बात सुनेंगे, आगे चले पीछे चले, आगे चलेंगे तो घड़ी पे नज़र डाल रहे हैं और 2 बज रहे हैं। एक बात तो बहुत प्यारी है मगर वक्त की कमी है, हम यहीं से शुरू करेंगे। क्या चीज़?